Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, we are going to start the second chapter of Snapshot book, The Address, written by Marga Minko. This story, The Address, begins with a victim of war going back to her native place. It is about a daughter who returns to her home in Holland. She goes there to search for her mother's belongings after the war. When she reaches her native place, she does not receive a warm welcome there. "Do you still know me?" I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. "No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter." तो जिस लड़की की बात मैंने इंट्रोडक्शन में की है, वो जब अपने नेटिव प्लेस पे पहुंचती है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाती है और वहाँ पे दरवाजे को खटखटाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने वाले से वो पूछ बैठती है कि क्या वो उसे पहचानती है। तो जो औरत दरवाज़ा खोलती है वो एक इस नज़र से देखती है जैसे कि वो ये सोच रही हो कि क्या वाकई में इस लड़की को मैं पहचानती हूँ या नहीं पहचानती हूँ। और दरवाजे को भी उसने बहुत थोड़ा ही खोला होता है, और ये लड़की जो है सीढ़ियों से चढ़ते हुए दरवाजे के नज़दीक जाती है। तो जब ये नज़दीक जाती है तो जिस औरत ने दरवाज़ा खोला है वो कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती। तो फिर ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो मिसेस एस की डॉटर है। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस वॉज absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. और नैरेटर ये बता रहा है कि उस औरत ने दरवाजे को कुछ इस तरीके से पकड़ रखा था कि वो चाहती हो कि मैं अंदर न जाऊं, और उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता था, या उसके चेहरे पे कुछ ऐसा भाव था जिसको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पहचानती, और वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it is not her. I had seen her only once fleetingly. अब नैरेटर यानी कि वो लड़की जो है खुद से कह रही है कि हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है कि वो औरत न हो, क्योंकि जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए देखा था। फ्लिटिंगली का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए मैंने इनको देखा था, वो भी बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. और जो लड़की है, जो नैरेटर है, वो ये सोच रही है कि हो सकता है उसने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है, लेकिन जो औरत है जिसने दरवाज़ा खोला है, अब उसने दरवाजे को पूरा खोल दिया है और किनारे खड़ी हो गई है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted कार्डिगन. द वुडन बटन्स वर rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. अब जब वो औरत दरवाजे को पूरा खोल के किनारे खड़ी होती है तो लड़की उस औरत के द्वारा पहने गए ग्रीन कलर के कार्डिगन को देख लेती है, और वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये कार्डिगन तो उसके मदर का है. वो देखती है कि वो कार्डिगन पुराना सा हो गया है, और उस पर जो वुडन के बटन्स लगे हुए हैं वो थोड़े कई बार रिपीटेडली धुलने की वजह से पीले से पड़ गए हैं. और अब लड़की को ये महसूस होता है कि वो सही जगह पे पहुंची है. "Well, you know my mother?" I asked. "Have you come back?" said the woman. I thought that no one had come back. तो अब लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी माता को या मेरी माँ को जानती हैं. तो फिर वो औरत पूछती है कि हाँ, क्या तुम वापस आ गई? मुझे तो लगा था कि कोई भी वापस नहीं आया होगा. "Only me." लड़की कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ.
अब दरअसल ये जो वॉर की बात बताई जा रही है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो जर्मन्स थे वो हॉलैंड को कैप्चर कर रहे थे। हॉलैंड के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और हॉलैंड को कैप्चर कर रहे थे। और इस प्रोसेस में जो हॉलैंड के रहने वाले नेटिव्स थे, इंडिजीनियस थे, ज्यूस जिनको बोला जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ ढा रहे थे। ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उनको घरों से निकाल देते थे, उनको मार देते थे। तो इस डर से सारे ज्यूस कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़ के एक सुरक्षित जगह पे जाने के प्रयास में थे। तो ये उसी वार की बात बताई जा रही है जिसमें जर्मन्स ने ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जो औरत है वो इस लड़की को अंदर आने देने की परमिशन देती है और लड़की जो है पीछे पीछे जा रही होती है। तो जो दरवाज़ा खुलता है एक पैसेज में खुलता है और अंदर से एक बहुत ही मस्टी सी स्मेल, एक बहुत ही सीलन भरी स्मेल जो है बाहर की तरफ आती है। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो औरत है वो कह रही है कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब नरेटर यानी कि लड़की कह रही है कि मैं स्पेशली आप ही से मिलने के लिए ट्रेन पे आई हूँ, मैं आपसे कुछ पल के लिए बातचीत करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम। अब वो औरत कहती है कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकती, फिर कभी आइएगा। शी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और वो बहुत ही कॉशियस होकर दरवाजे को बंद करती है और वो इस तरीके से बंद करती है जैसे कि वो चाहती हो कि अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं स्टेप पे जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती हूँ। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो कर्टन है बगल के ही विंडो में वो थोड़ा सा मूव होता है, हटता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। कोई जो है पर्दे को हटा के मुझे घूर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछ रहा हो कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। तो औरत ने कहा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पे फिर से नज़र डाली। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, और उस पर लिखा था डॉर्लिंग, एक ब्लैक लेटर्स में एक वाइट एनिमल पे। एनिमल का मतलब पेंट होता है जो कि मेटल को या वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक और शाइनी कोटिंग लगाई जाती है, उसको हम एनिमल बोलते हैं। तो उसी एनिमल पे ब्लैक कलर के लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा था। ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और साथ ही में नंबर 46 भी लिखा हुआ था। यानी कि जो लड़की है, जो नरेटर है, वो सही एड्रेस पे गई हुई थी। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। तो अब लड़की जो है धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही है और अपने माँ के बारे में सोच रही है जिसने कि उसे बहुत सालों पहले इस घर का एड्रेस दिया था। ये तब की बात है जब लड़ाई का आधा हिस्सा बीत चुका था। मैं कुछ दिन के लिए घर पे आई थी और घर आते ही मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि मैंने देखा कि घर में का बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पहले घर में थी अभी नहीं दिख रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है इस बात से कि मुझे और पहले ही इन सब चीज़ों को नोटिस कर लेना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उसके बाद उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she had not seen for years. Dorling,
जिनके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था, और ऐसा महसूस होता था कि मेरी माँ की कुछ पुरानी जान पहचान वाली हैं जिनको कि बहुत सालों से हमने नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. और अचानक से उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स हमसे फिर से बना लिए थे और उसके बाद से वो लगातार हमारे घर में आती रहीं। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. मेरी माँ मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब भी वो यहाँ आती तो अपने साथ कुछ न कुछ हमारे घर से ज़रूर लेके जाती। She took all the table silver in one go and then antique plates that hung there. और एक ही बार में उन्होंने डाइनिंग टेबल पे जो भी सिल्वर वेयर होता है उसको एक बार में ही अपने साथ लेके गई। उसके बाद जो एंटीक प्लेट्स थे जिसको कि हमने दीवारों पे सजाया हुआ था उसको भी लेके वो चली गई। She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. और बड़े बड़े वॉस को भी वो फ्लावर वॉस जिसको कहते हैं वो लेके गई, और जब वो क्रॉकरीज को लेके जा रही थी तो उनके कमर में कुछ दर्द हुआ। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ अपने सिर को बहुत दुखी भाव से हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। अब नरेटर कहती है कि मैंने कभी भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे इंसिस्ट भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं, अगर हम यहाँ या अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो ये जो भी चीज़ें हैं हमारी वो ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो चाहती हैं कि वो सारी चीज़ें अपने घर लेते जाएं और उसको सुरक्षित रखें ताकि जब भी हम लौट के आएँ वो सारी चीज़ें हमें वापस मिल जाएं। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो नरेटर कहती है कि मैंने अपनी माँ से उस समय पूछा कि क्या तुमने उनसे ये एग्री कर लिया है कि वो हमारी चीज़ों को ठीक ढंग से और सेफली रखेंगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। तो मेरी माँ कहती है कि ये पूछना क्या ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरीके की बातें करना उनसे या इस तरीके के सवाल उनसे पूछना उनकी बेइज्जती करने के जैसा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और सोचो वो कितना रिस्क ले रही हैं, हर बार वो हमारे घर पे आती हैं और अपने घर से तमाम भारी भरकम सूटकेसेस को लेके जाती हैं, तो कितना रिस्क उठा रही हैं। और इस समय जो है उनसे ये सवाल पूछना कि क्या वो हमारे सामान को, हमारे बिलोंगिंग्स को सेफली रखेंगी, उनकी बेइज्जती करने जैसा होगा। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी माँ ने ये बिल्कुल सेंस कर लिया कि मैं उनके इस जवाब से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हूँ, और उन्होंने लगभग गुस्से से मुझे देखा और उसके बाद फिर हमने इस मसले पर कभी भी बातचीत नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. और इस दरमियान मैं स्टेशन पे भी पहुंच गई थी और इस दरमियान मैंने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। तो अब नरेटर बताती हैं कि रास्ते में वो सारी की सारी फेमिलियर चीज़ें जो है मुझे मिल रही थी। जब हम यहाँ पे वॉर के टाइम या वॉर से पहले जब हम यहाँ रहते थे वो सारी चीज़ें जो है बहुत फेमिलियर थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं नहीं देखना चाहती थी या उन जगहों पे मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है बहुत प्रेशियस थी मेरे लिए, उन सारी चीज़ों से मुझे लगाव था, और फिर अगर मैं उन सारी चीज़ों को विज़िट करती तो वो जो गहरे घाव थे, जो दुख था, वो फिर से उभर के वापस आ जाता। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again, as I had the first time I met her. अब राइटर यहाँ ये बता रही हैं कि जब वो ट्रेन से वापस जा रही थी तो उन्होंने अपने सामने मिसेस डॉर्लिंग को फिर से देखा, और वो बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही थी जैसा कि पहली बार मिलते समय उन्होंने उनको देखा था। यह सुबह का समय था जब राइटर की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उनको बताया था।
उस दिन वो थोड़ा देर से उठी थी और जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ किसी को सी ऑफ कर रही थी, और जिसको वो सी ऑफ कर रही थी वो एक औरत थी, और उसका जो बैग था वो काफ़ी ब्रॉड था। "देयर इज़ माई डॉटर," said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the staircase under the coat rack. और मेरी माँ ने इशारा करते हुए मुझे बुलाया और उनसे कहा कि ये मेरी बेटी है। तो वो जो औरत थी यानी कि मिसेस डार्लिंग, उन्होंने सिर्फ अपना सहमति से सिर हिलाया और फिर उस सूटकेस को जो कि कोट रैक के नीचे रखा हुआ था उसको उठा लिया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उस समय उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक हैट लगाया था जो कि बिल्कुल शेपलेस था। डज शी लिव फॉर अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जब मैंने उस औरत को यानी कि मिसेस डार्लिंग को उन हैवी केसेस के साथ बाहर जाते हुए देखा तो मैंने पूछ बैठा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं। "इन मार्कोनी स्ट्रीट," सेड माई मदर, "नंबर 46, रिमेंबर दैट." तब मेरी माँ ने उस औरत के एड्रेस के बारे में मुझे बताया और एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट का था और जो भी अपार्टमेंट था वो उस अपार्टमेंट का नंबर 46 था, और उन्होंने मुझसे कहा कि इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। और मैंने इस एड्रेस को याद रखा, लेकिन मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा वहाँ जाने के लिए। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuffs, and naturally, I was also rather afraid of it. अब नरेटर यानी कि जो राइटर हैं वो ये बता रही हैं कि जब हमें आज़ादी मिल गई, यानी कि जब वॉर ख़त्म हो गया, जब हम लिबरेट हो गए, तो उस समय मैं उन सारी स्टोर्ड स्टफ्स यानी कि जो भी चीज़ें मिसेस डार्लिंग हमारे घर से ले गई थी उन सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और स्वाभाविक रूप से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. Endure का मतलब लॉन्ग लास्टिंग और एनीथिंग विच लास्ट फॉर एवर। तो अब नरेटर ये बता रही हैं कि उन्हें डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो भी स्टोर करके रखी हुई थी मिसेस डार्लिंग के यहाँ, उनके साथ उनका कोई कनेक्शन पास्ट में रहा था। वो उन्हीं के घर की चीज़ें थी, वो उनकी बिलोंगिंग्स थी जो कि मिसेस डार्लिंग उनके घर से लेके गई थी। तो उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि वो फिर से अगर उन सब चीज़ों को देखेंगी, उन सब चीज़ों से मिलेंगी, तो वो जो पुराना कनेक्शन है वो फिर से जाग उठेगा, फिर से उनको तकलीफ़ देने लगेगा जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो ऐसा बता रही हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें बेकार ही उन कबोर्ड्स में बॉक्सेस में पड़ी हैं और बिना मतलब का जो है किसी का इंतज़ार कर रही हैं कि वो आएगा और उन सारी चीज़ों को लेके जाएगा। अब चूँकि ये चीज़ें हैं, वो थिंग्स हैं, इसलिए इतने दिनों से बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में हैं, बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पहले थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address. I wanted to see them, touch, remember. लेकिन धीरे धीरे अब राइटर बता रही हैं कि धीरे धीरे अब सारी की सारी चीज़ें अब वॉर के बाद अब नॉर्मल होती जा रही थी। जो ब्रेड था अब उसका कलर थोड़ा लाइटर हो गया था। ब्रेड के लाइटर कलर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ब्राउन ब्रेड होता है वो हस्क से बनाया जाता है, वीट के हस्क से बनाया जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं, या जो गरीब तबके के लोग होते हैं वही उन ब्रेड्स को खाते हैं। लेकिन वार के बाद अभी हॉलैंड की इकॉनमी काफ़ी अच्छी हो गई थी, या धीरे धीरे इकॉनमी में सुधार हो रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था, अब वो अच्छी चीज़ें खरीद सकते थे।
तो इस वजह से नैरेटर ये कह रही है कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी और ब्रेड का कलर भी अब लाइटर हो गया था और अब बिना डरे कोई भी अपने बिस्तर में सो सकता था, अपनी खिड़की से बाहर देख सकता था। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि वॉर के बाद अब सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई थी, अब ट्रैक पे आ रही थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो जो भी पोजेशंस थे, जो भी उनकी बिलोंगिंग्स थी, उसको देखने का, उसको पाने का उनके अंदर एक क्यूरियसिटी जो है जग रही थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मेरी पहली विजिट मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ बेकार चली गई तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार फिर मैं उनके यहाँ जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब जब मैं दूसरी बार उनके घर पहुँची तो इस बार एक लड़की ने, जो कि 15 साल की रही होगी, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पे हैं। नो, शी सेड, माई मदर इज़ डूइंग एन अर्नेट। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। तो उसने कहा, नहीं, मेरी माँ घर पे तो नहीं है, वो कुछ काम काज के लिए बाहर गई हुई हैं। तो राइटर कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तो अब राइटर ये बता रही है कि मैं उस लड़की के पीछे पीछे एक पैसेज से होते हुए अंदर गई। रास्ते में मैंने देखा, यानी कमरे के अंदर जाते समय मैंने देखा कि एक ओल्ड फैशन्ड हनुक्का टाइप का कैंडल होल्डर एक ठीक मिरर के सामने लटका हुआ था। और वो जो हनुक्का कैंडल स्टैंड था वो राइटर का ही था, कभी राइटर का रहा होगा, जिसको कि वो बता रही हैं कि उन्होंने वो कभी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत हैवी था, बल्कि था और यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसको। तो एक सिंगल कैंडल स्टैंड को यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते थे एज़ कम्पेयर टू दैट हनुक्का कैंडल होल्डर। वॉन्ट यू सेट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। लड़की ने मुझसे पूछा कि आप बैठेंगी नहीं, और लिविंग रूम का दरवाज़ा उसने खोल दिया और मैं अंदर चली आई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। तो अब राइटर बता रही है कि मैं रुक गई, थोड़ा मुझे डर भी महसूस हुआ क्योंकि ये एक ऐसा कमरा था जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। जानती इसलिए थी क्योंकि उसमें वो सारी की सारी बिलोंगिंग्स पड़ी हुई थी, सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि कभी नैरेटर की या राइटर की हुआ करती थी। और वो नहीं वो ऐसा इसलिए कह रही है कि मैं इन सब चीज़ों को या इस जगह को नहीं जानती क्योंकि वो जगह जो है उनके लिए स्ट्रेंज थी, वो उनकी जगह नहीं थी, वो उनका ड्वेलिंग प्लेस नहीं था, लेकिन फिर भी उस जगह पे उनकी सारी की सारी बिलोंगिंग्स रखी हुई थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। अब वो बता रही हैं कि मैं उन सारी चीज़ों के बीच में खड़ी थी जिनको मैं पाना चाहती थी, जिनको मैं देखना चाहती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील कर रही थी उस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में। क्योंकि ऑप्रेस्ड इसलिए फील कर रही थी क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी थी, लेकिन वो किसी और के यहाँ पड़ी हुई थी, कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर इन द मगी स्मेल दैट hung there, I don't know, but I scarcely dare to look around me. अब राइटर ये भी बता रही हैं कि हो सकता है कि वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रखी गई हों, या जो फर्नीचर है वो बहुत अगली हो, या एक मगी सा या डैम्प सा स्मेल अंदर से आ रहा हो। इस वजह से भी उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन वो हिम्मत नहीं उठा पा रही थी कि उनके चारों तरफ जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उसके ऊपर नज़र डाल सकें। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। लड़की ने एक कुर्सी खींची और मैं उस पर बैठ गई और मैंने टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल क्लॉथ रखा था उसकी तरफ देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसको थोड़ा रब किया, मेरी उंगलियां जो हैं गर्म हो गई। माई फिंगर ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बिन रिपेयर्ड। तो अब राइटर कहती हैं
उस वुलन क्लॉथ को छूते हुए उनके दिमाग में ये विचार आता है कि कहीं ना कहीं इस वुलन क्लॉथ पे, इस टेबल टॉप पे जलने का निशान होगा जिसको कि कभी रिपेयर नहीं किया गया था। अब इस बात से ये पता चलता है कि वो जो वुलन क्लॉथ है, जो टेबल क्लॉथ है, वो भी राइटर का ही है। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो लड़की कहती है कि मेरी माँ जो है जल्दी ही वापस आएगी, मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना रखी है, क्या आप चाय लेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट्स कप रेडी ऑन द टी टेबल, शी हैड अ ब्रॉड बैक। तो अब लड़की जो है उस कप को टी टेबल पे नीचे रखती है। उस लड़की का भी जो बैक है वो काफ़ी ब्रॉड है, जस्ट लाइक हर मदर, सी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। ठीक उसकी माँ की तरह ही वो लड़की का भी कद काठी है, और वो लड़की जो है वाइट पॉट यानी कि चाय के बर्तन से, केतली से चाय कप में गिराती है। एंड इट हैड वॉज अ all it had was a gold border on the lid, I remembered. She opened a box and took some spoon out. तो राइटर कहती हैं कि ये जो केटली है या जो भी कटलरी है जिसको कि चाय के बर्तन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इन्हीं का है क्योंकि इसके ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग है, मुझे बिल्कुल याद है। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। वो एक बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स में से कुछ स्पून्स को बाहर निकालती है।